और मछली के ऊपर जो परत होता है क्या कहते हैं उसको? सल कहते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा थोड़ा किसको ना उसको बैठने दो, थोड़ा थोड़ा किसको। इतना दुष्ट है यार। चलो कितना नंबर तोड़ देंगे। लड़की बेचारी बची हुई मर जाएगी। और किसको? हाँ। अब देखो यहाँ से हम लोग आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। गौर फरमाइएगा। कहते हैं केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। सही बात है। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऐसा तो चला पता होगा कि कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है। और जंतुओं में नहीं पाया जाता है, पता है ना। केंद्रक कहाँ नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है कहाँ? नहीं पाया जाता है आरबीसी में। कहाँ और कहाँ? नील हरित शैवाल में। और कहाँ? बोले प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी। किसमें चला? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जानते हो ना? प्रोकैरियोटिक मतलब विकसित या विकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसमें चला? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। नील हरित शैवाल में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसको बढ़ा दो, कर दो, उधर घुमा दो। हो गया? अरे वाह। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। कहते हैं जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। पिछला कभी कभी वाहिका देता है, कभी कभी वाहनिका देता है। और ये दोनों ऑप्शन तुमको मिलेगा, दोनों में कंफ्यूज कर जाओगे। एनसीईआरटी का डायरेक्ट ऑनलाइन है। कहता है जल एवं खनिज तो तुम सब जानते हो, जल जाइलम के द्वारा जाता है। और खनिज किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। कौन नहीं जानता है जग में? सब जानता है। लेकिन आप ये जानिए जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। वो जो जाइलम और फ्लोएम है उसको वाहिका कहते हैं, वाहनिका नहीं कहते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण नहीं होता है। क्लियर है? वैसे जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा, किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा कहां तक पहुंचता है? वाहिका की वाहनिका। वाहिका ना, वाहिका किसके द्वारा? जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। अब देखो पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ कौन? क्लोरोफिल या मैग्नीशियम में से कोई एक देगा। या तो क्लोरोफिल देगा ऑप्शन में, या क्या देगा? मैग्नीशियम। पता पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि पौधों में जो नाइट्रोजन हम लोग उपयोग करते हैं किस रूप में उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्राइट। जब ऑप्शन देगा चला, अभी बड़ा आसान लगता है। ऑप्शन में तुमको देगा नाइट्राइट, नाइट्राइट, और दूसरा ऑप्शन देगा नाइट्रेट। एक ऑप्शन देगा नाइट्राइट, एक ऑप्शन देगा नाइट्रेट। तो यहाँ तुम कंफ्यूज कर जाओगे। तो याद रखना नाइट्रोजन किसमें बदलता है? नाइट्रेट में। नाइट्रोजन किसमें बदलता है? पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलता है। किसमें बदलता है? अब वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन? वाष्पोत्सर्जन। वाहिका की वाहनिका। बोलेंगे ये सब चला जितना डाउट कचरा फचरा सब साफ हो जाएगा। जब क्वेश्चन आता है तीसरे का क्वेश्चन, बताइए पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करते हैं। किसकी मदद से? किसकी मदद से? अब यहाँ देखो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है मिट्टी में। कहाँ होता है? मिट्टी में एजेटोबैक्टर के द्वारा। और एक होता है दलहनी पौधों की गांठ में राइजोबियम के द्वारा। ये जो अगर हम कहें इसको अलग लाइन हम कहें तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार का। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कितने प्रकार का? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण चला दो प्रकार का। दो प्रकार का, एक है एजेटोबैक्टर के द्वारा, एजेटोबैक्टर के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा? एजेटोबैक्टर के द्वारा, दूसरा किसके द्वारा? राइजोबियम के द्वारा। इसके द्वारा होता है दलहनी पौधों की, दलहनी पौधों की गांठ में। किसमें चला? गांठ में। इसमें एजेटोबैक्टर होता है किसमें? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है किसमें? मिट्टी में। कहां करता चला? तो मिट्टी में बताओ मुक्त रूप से करेगा कि संयुक्त रूप से? ये मुक्त रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एजेटोबैक्टर राइजोबियम दोनों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एक चला कहां पर? मिट्टी में, और दूसरा कहां पर? दलहनी पौधों के गांठ में। एजेटोबैक्टर कहां पर? मिट्टी में मुक्त रूप से, और राइजोबियम दलहनी पौधों की गांठ में। सही कि गलत? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो हम लोग करते हैं तो नाइट्रोजन किसमें बदल जाता है? नाइट्रेट में कि नाइट्राइट में? नाइट्रेट में। किसमें? वाहिका की वाहिनिका, वाष्पोत्सर्जन की वाष्पीकरण। समझ में आ रहा है? तो बता यहाँ पर है एजेटोबैक्टर मिट्टी में मुक्त रूप से, राइजोबियम दलहनी पौधों की गांठ में। जल्दी लिखना दूल्हा, ये घंटा लिखता है। अभी यही है, मिट्टी डाल रहा है, हाथ नहीं चलेगा, इधर नहीं चला, मोबाइल जाते चलता है, हाथ कम चल रहा है। हो गया? आगे बढ़े। अब देखो कीट पक्षी पौधा, कौन पौधा चला? पीनस फ्लाई ट्रैप तथा सेंड्रियो घटपर्णी नाम से जाना जाता है। इसको चला घटपर्णी का नाम सुने हो ना? कीट पक्षी पौधा जो होता है चला कीट का भक्षण करके, कीट का भक्षण करता है और उससे किसकी प्राप्ति करता है? नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है। क्वेश्चन कहेगा कि बताइए जो कीट पक्षी पौधा है कहां जन्म लेता है? जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी हो गया, चला वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है। वृद्धि के लिए क्या अनिवार्य है? वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है। कैसे नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेगा? कीट का भक्षण करता है, उससे नाइट्रोजन की क्या करता है? प्राप्ति करता है। और उसमें वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सेंड्रियो घटपर्णी के नाम से जाना जाता है। सीधे समझे घटपर्णी पौधा वह पौधा है जो क्या करता है? कीटों का भक्षण करता है। किसका भक्षण करता है? कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है। और वहां पैदा होता है जहां नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी। क्लियर है? बोलेंगे हाथ नहीं चलता है तो इतनी बढ़िया पन्ना लेके लिखो यार। अच्छा रफ रफ ऐसे कर रहा लगता है डॉक्टर है तू। तो अब देखो चला, अब क्वेश्चन जब तुमको देगा ना तो देखो कवक, तुमको क्वेश्चन जब अभी तो सामने नहीं है, जब क्वेश्चन देगा कवक, कवक प्राप्त होता है कहां? एक देगा नमी, नमी, दूसरा देगा उष्ण, कुछ देगा नमी और उष्ण, कुछ देगा नमी और शुष्क। इस टाइप के क्वेश्चन देंगे तो तुम हमेशा ध्यान रखना कवक में नमी का रहना तो अनिवार्य है। किसका रहना अनिवार्य? तुम देखना उष्ण और शुष्क में अंतर है। उष्ण का मतलब होता है चला जो अंदर से किसी पदार्थ से जो गर्मी निकलती है उसे उष्ण कहते हैं, और बाहरी वातावरण से जो गर्मी आती है उसको शुष्क कहते हैं। जैसे अभी जो मौसम है ये शुष्क है, ऐसा है। कभी पुआल वगैरह गर्म कर दो, उसी का रख दो, और उसके अंदर जो गर्मी रहता है उसको कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? जब कवक जो जनरेट करता है नमी तो रहबे करेगा, साथ में क्या रहेगा? उष्ण रहेगा कि शुष्क रहेगा? इसी को चला क्या कर देगा? ऑप्शन देगा कवक उत्पन्न होता है। एक ऑप्शन देगा नम और उष्ण, नम और उष्ण, एक देगा नम और शुष्क। एग्जाम हो जाए तो कंफ्यूजन। कवक उत्पन्न होता है नम और उष्ण। उष्ण का मतलब जो किसी पदार्थ से गर्मी आती है तो उष्ण कहते हैं, और बाहर से गर्मी आती है तो शुष्क कहते हैं। लेकिन एग्जाम में शुष्क उष्ण हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, उष्ण शुष्क हो जाएगा, पता नहीं चलेगा उष्ण उष्ण हो जाएगा। देखो चला, अगर शुष्क की बात करें, किसकी बात करें? शुष्क मतलब वातावरण की गर्मी, वातावरण की गर्मी। और अगर उष्ण की बात करोगे तो किसी पदार्थ की गर्मी। एक बात बताओ, रुकने रे, किसी पदार्थ की गर्मी। हमको एक बात बताओ, तुम देखा पुआल वगैरह ढेर पे कवक जनरेट होता है, किसी पदार्थ के सड़ने से कवक जनरेट होता है कि गर्मी से कवक होता है? गर्मी से कवक होता है। इसका मतलब नमी तो होगा कवक के जनरेशन में, उष्ण होगा कि शुष्क होगा? क्योंकि किसी पदार्थ की गर्मी है। किसी गर्मी है? जल्दी से लिख लो। एनसीईआरटी में बल कैसे मात्रा न्यूटन है वो हम तो नहीं दिए हैं।
एनसीईआरटी में विदित कैसे मतलब है उत्तर हमने दिया, ये मानते हैं कि उत्तर आता है, ठीक ना। 20 से 30% फैक्ट जो होंगे वो कुछ चीज है जो तुम जानता है, कुछ बहुत सारी चीजें जो तुम नहीं जानता, इसलिए इसको बढ़िया से देख लो। उसमें चला कवक दाद तुझे दिमाग कवक से होता है, ये तो ऑलरेडी जानता तुमने है। अगर कहीं होगा तो उसके बदले में तुमको अच्छा वाला चीज पढ़ा देंगे। 10 20 लाइन 50 लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो आपको जितना कंफ्यूजन वाला मामला है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन की चीजें दिखाई देंगी। सुस्त की उसने क्लियर है ना। अब देखो चला, जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी देता है परिवर्तित करना, कभी कभी देता है टूटना। जैसे जटिल खाद्य पदार्थ जैसे तुम मटन रेड मीट खाते हो, वो जटिल खाद्य पदार्थ है। कौन खाद्य पदार्थ है? उसको जो जटिल खाद्य पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में परिवर्तित करना या टूटना, दोनों बातें, परिवर्तित करना भी और क्या करना भी, टूटना भी। विखंडन या प्रक्रम क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। बोलो हाँ, जटिल पदार्थ का हम जो भोजन करते हैं उसको सरल पदार्थ में परिवर्तित करना या टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पित्त का वसा का पाइसीकरण कौन करता है? पित्त। तो पाइसीकरण करना मतलब वहां परिवर्तित करना नहीं है, वहां टूटना है। ये क्वेश्चन था, वसा का पाइसीकरण अर्थात परिवर्तन की टूटना। वसा का पाइसीकरण मतलब टूटना और पचना मतलब परिवर्तन भी और टूटना भी। बोलो मजाक मजाक में गलती हो जाता है। वाष्प सचन वाष्पीकरण, अभी तुम संघनन हम लोग पढ़ते हैं, वाष्प को द्रव में बदलना। आई ऑप्शन देगा गैस को द्रव में बदलना, दोनों सही है, लेकिन अगर तुमने कोई एक चुना होगा वाष्प को द्रव में बदलना। बोलो हम चलो वो एरिया को हिट नहीं करेंगे, वैसा कोई लाइन और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुमको हर वो लाइन बता देंगे जहां तुम फंस जाएगा। और ये टोटल का टोटल एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे ना तो लाइन से मिलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, परिवर्तन और टूटना। टूटना क्या कहलाता है? पाचन। लेकिन अगर टूटना कह दे खाली, पाइसीकरण मतलब क्या? पाइसीकरण मतलब पाइसीकरण बोले क्या होना? टूटना। पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्त के द्वारा। अब पित्त जमा कहां होता है? पित्ताशय में। अब निकलता कहां? यकृत से। पित्त की अगर बात करें तो जमा होता है पित्ताशय में, निकलता है कहां से? यकृत से। हो गया? हो गया? पढ़े। पित्त जमा कहां होता है? पित्ताशय में। निकलता कहां से है? यकृत से। पढ़े। इतना स्लो हाथ चलता है, हैंडराइटिंग का तो मम्मी डैडी के लिए। हो गया? एंड द नेक्स्ट वन इज मधु। अब देखो चला, एक होता है हमिंग बर्ड का नाम सुना है ना। हम लोग क्या कहते हैं कि मधुमक्खी जो है वो मकरंद से अपना भोजन प्राप्त करता है। मकरंद कहां होता है? फूल में। कहां होता है? फूल में मकरंद पाया जाता है, उससे मधुमक्खी अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन तुम नया डेटा सुनो, हमिंग बर्ड जो होता है, जिसको तुम गुंजन पक्षी के नाम से जानते हो, वो भी मकरंद से ही भोजन प्राप्त करता है। अर्थात मधुमक्खी और हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी जो कहां से भोजन प्राप्त करता है? कहां से प्राप्त करता है? मकरंद से अपना भोजन प्राप्त करता है। मकरंद कहां मिलता है? कहां मिलता है? फूल में। हम लोग अभी क्या जानते थे कि मधुमक्खी किससे भोजन प्राप्त करता है? मकरंद से। ये भी एनसीईआरटी में, लेकिन आप जानिए कि मधुमक्खी जो है हमिंग बर्ड भी जो है वो मकरंद से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसको हम लोग गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। तो ये डेटा आप अपने में ऐड कर लीजिए कि मधुमक्खी एवं गुंजन पक्षी, कौन पक्षी? गुंजन पक्षी जो है हमिंग बर्ड, पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। पौधे के क्या से? मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। अगर मधुमक्खी अपना शहद भी किससे प्राप्त करता है? मकरंद से। भोजन प्राप्त करता है मकरंद से, लेकिन शहद भी कहां से प्राप्त करता है? मकरंद से। मकरंद कहां पाया जाता है? अरे फूलों। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि फूलों में गंध होता है किसके लिए? कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुमको पूछेगा फूल में गंध का उपयोग क्या है? कीड़ों को क्या करना? आकर्षित करना। कीड़ों को क्या करना? चला आकर्षित करना। कीड़ों को क्या करना? आकर्षित करना। मधुमक्खी अपना शहद कहां से प्राप्त करता है? मकरंद से। कहां से प्राप्त करता है? मकरंद से। मधुमक्खी एवं हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी, कौन पक्षी? चला गुंजन पक्षी पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। अगर करेगा भोजन प्राप्त करता है मकरंद से ही, अगर शहद बनाता है तभी किससे? मकरंद से। और फूल के गंध का उपयोग, फूल अपने गंध का उपयोग करता है कीड़ों को आकर्षित करने। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला कहता है स्टारफिश का नाम सुने हो ना? ये स्टारफिश है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर दो बात पूछेगा ग्राम। एक होता है स्टारफिश का, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं? आमाशय में लेते हैं, आमाशय से छोटियां में जाता है, छोटियां से बढ़िया में जाता है, बढ़िया से अनस से बाहर निकलता है। बोलो नहीं, हम लोग जो लेते हैं, चला हम लोग मनुष्य कैसे भोजन करता है? मनुष्य पहले लेता है मुख में। कहां लेता है? मुख से। कहां? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहां? आमाशय में। आमाशय से कहां? हां, आमाशय से लेता है छोटी आंत में। छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत होते हुए कहां से? एनस से बाहर निकलता है। बड़ी आंत होते हुए कहां से बाहर निकलता है? एनस से बाहर निकल जाता है। पाचन कहां शुरू होता है? मुख में। पाचन कहां शुरू होता है? आप भोजन रस का अवशोषण छोटी आंत में। कहां? आप बड़ी आंत में पानी का अवशोषण, किसका अवशोषण? पानी का अवशोषण होता है। संपूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत। अब क्वेश्चन है कि ऐसा दो बात पूछेगा, ऐसा कौन है जो पहले सड़ा कर अपना भोजन करता है? कवक। पहले सड़ाएगा और तब भोजन अवशोषित करेगा, क्योंकि कवक लिक्विड फॉर्म में भोजन अवशोषित करता है। तो तुम देखना ब्रेड देखो, ब्रेड में पहले वो सड़ता है और तब समाप्त होता है, क्योंकि सड़ने के बाद कवक उस पर लगता है, लगने के बाद उसका भोजन उसको लिक्विड फॉर्म में ग्रहण करता है। ब्रेड बहुत ही काला काला होगा। आपको दूसरी बात पूछेगा, कौन सा ऐसा जीव है जो आमाशय में, जैसे हम लोग आमाशय में भोजन ले लिए तो फिर चलो निकालते हैं, तो स्टारफिश आमाशय में भोजन लेने के बाद बाहर निकाल कर फिर ग्रहण करता है। बाहर निकालता है। कवक जो है पहले भोजन को सड़ाता है और तब ग्रहण करता है। बोलो हाँ। तो इसमें हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि कवक जो है भोजन सड़ाता है, भोजन क्या करता है? सड़ाता है और तब ग्रहण करता है, और तब ग्रहण करता, तब क्या करता है? ग्रहण करता है। मुख से कवक भोजन को सड़ाता है और तब ग्रहण करता है। स्टारफिश क्या करता है? आमाशय में लेकर बाहर निकालता है, फिर भोजन को ग्रहण करता है। लाल रस नहीं, लाल रस। लाल रस मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। किसको किसमें करता है? मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। एमाइलेज का नाम सुने हो ना? किस एंजाइम के द्वारा? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। अब देखो चला इसी कौन सी ग्रंथि है जहां से पसीना नहीं निकलता? होंठ। पता आमाशय की आंतरिक परत है। चला ये आमाशय जो है, इसका जो आंतरिक परत होता है, ये श्लेष्मा झिल्ली से बना होता है। किससे बना होता है? जो इसकी सुरक्षा करता है, जो इसकी क्या करता है? पता आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा किस झिल्ली के द्वारा होती है? श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा होती है। आमाशय के आंतरिक परत की सुरक्षा किस झिल्ली के द्वारा होती है? चला क्वेश्चन करके पूछता है अग्नाशय किस रंग का होता है? हल्का पीले रंग का। किस रंग का? पता अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशय का इंग्लिश क्या होता है? अरे भैया ये आपका आमाशय हो गया। अरे जिसको स्टोमक कहते हैं, स्टोमक के नीचे देखिए ये पेनक्रियास है, ये किस रंग का है? किस रंग का है? क्वेश्चन पूछता नीला पीला रे, तो देखियो नहीं रहा है। देखो ये सब का रंग तुमको नहीं पूछेगा, लेकिन आमाशय पेनक्रियास का रंग जो है, आमाशय का रंग से बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा कोई आमाशय के ठीक नीचे होता है, छोटी आंत बड़ी आंत के ऊपर होता है। बोले नहीं करे हमारा जो चला, अगर हम भोजन की बात करें तो गौर से देखो, यहाँ पर ये हम लोग भोजन करते हैं कहां जाता है? स्टोमक में। स्टोमक से जाता है कहां? छोटी आंत। छोटी आंत से कहां जाता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत से एनस बाहर निकलता है। ये आमाशय के नीचे और छोटी बड़ी आंत के ऊपर यही बीच में पीले रंग का जो होता है उसी को पेनक्रियास या क्या कहते हैं? अग्नाशय। आपको क्वेश्चन पूछेगा अग्नाशय का रंग कैसा होता है? पीला। और ये तो सबको पता है अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावण होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावण होता है। बताओ आमाशय के ठीक नीचे है। स्टोमक बोले तो आमाशय के ठीक नीचे पाया जाता है। अब बताओ कभी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पूछता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम सुना है? कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है?
प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाया जाता है और टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है। समझे? अब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है स्पर्म को क्या करना, सफेद करना। क्या करना? सफेद करना। कहता है प्रथम बार ब्यूमॉन्ड ने देखा कि अमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन कर रहा था। प्रथम बार किसने देखा था? ब्यूमॉन्ड। इस क्वेश्चन चलाएगा ना तो लड़का का आउट ऑफ सिलेबस पूछा, आउट ऑफ सिलेबस एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है कि प्रथम बार ब्यूमॉन्ड ने देखा कि अमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन कर। ये पिछले बार एलडीसी में पूछा, ये किसी किताब में मिला नहीं, हमको पता दूसरे में नहीं है। ये क्वेश्चन चला पूछ लिया था कि प्रथम बार ब्यूमॉन्ड ने देखा कि अमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन कर। किसने देखा था? अमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन। ये तो सब जानता है। चला यहाँ जो हम देते हैं अमाशय में कौन सी पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है HCl। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। HCl का काम है भोजन को तोड़ देना। क्या करना? तो तोड़ेंगे तो मंथन होगा ना, तब छोटी आंत में जाएगा। हम जैसे रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ले चल जाए सीधे छोटी आंत में फंस जाएगा। कभी बकरी का छोटी आंत देखे हो, ऊपर पतला पाइप का नहीं जाता है, आप समझो डायरेक्ट इसलिए बड़ा बना जाएगा। रसगुल्ला, मटन, चिकन सब यहाँ आएगा। यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसको क्या करेगा, मथेगा। क्या करेगा? मथेगा मतलब तोड़ेगा, अर्थात परिवर्तित करेगा। तोड़ेगा या परिवर्तित करेगा, तब ये जाएगा कहां पर, छोटी आंत में। तब उसके जरूरी रसों को क्या कर लिया जाएगा, विली के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तब वहां जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में उसका पानी अवशोषित करके सूखा सूखा निकाल देगा। कहते हैं ये बात पहली बार किसने देखा था? ब्यूमॉन्ड ने। किसने देखा था? ब्यूमॉन्ड ने देखा था कि अमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन कर रहा है। जो सीधा रश्मि से अमाशय में लाते हैं, ये भोजन का क्या करता है, मंथन करता है। कभी-कभी ये क्वेश्चन और पूछता है एनसीईआरटी का ही, जो हम लोग भोजन करते हैं वो मांसपेशियों के संकुचन के कारण हमारे अंदर तक जा पाता है। किसके कारण? संकुचन के कारण। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। देखो यही है चला क्षुद्रांत, छोटी आंत। छोटी आंत में देखो नली जैसी संरचना, उंगली जैसी संरचना। ये जो उंगली जैसी संरचना, इसी को विली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये चला एक पाइप है, ये जो देख रहे हो ना, ये एक पाइप है, ये छोटी आंत का पाइप है। अच्छा चला बकरी उकरी कभी छोड़ो रहने दो, और शाकाहारी लोग हैं। नहीं नहीं छोड़ा, ये तो देखने लगे काम हो जाएगा। कहते हैं बहुत लोग करने लगते हैं। ये जो चला छोटी आंत है, इसमें ये विली जैसी जो संरचना तुम देख रहे हो, इसको विली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये भोजन रस का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? और ये छोटी आंत में पाया जाता है। इस बार का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन था विली। इस बार रेलवे का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन क्या था? विली। विली और एल्वियोली दो को महाविली था। कहते हैं क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान संरचना होती है। क्या होती है ये? जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। पचित भोजन का पचित हो जाता है, टूट हो जाता है अमाशय में। पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम रसांकुर अथवा विली भी कहते हैं। अब चला थोड़ा ऑप्शन में विली इंग्लिश वर्ड है, दीर्घरोम भी इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? रसांकुर भी कहते हैं। तो चला हम लोग पढ़ते हैं विली। अब ये जानिए आप इसको क्या कहते हैं, रसांकुर, या इसको हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं। इसी का इंग्लिश वर्ड है विली। इंग्लिश वर्ड क्या है? विली। तो कहते हैं उंगली जैसी जो संरचना उसको दीर्घरोम कहते हैं, या उसको रसांकुर कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? विली कहते हैं। दीर्घरोम रसांकुर विली, दीर्घरोम रसांकुर विली, दीर्घरोम रसांकुर विली, दीर्घरोम रसांकुर विली, दीर्घरोम रसांकुर विली। इसका काम क्या है? भोजन रस को अवशोषित करना। इसका काम क्या चला? भोजन रस को अवशोषित करना। क्लियर है? अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? रुधिर वाहिकाओं का। जो विली अवशोषित करता है उसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? रुधिर वाहिकाओं के। वाहिकाओं के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा। अवशोषित पदार्थ को जटिल पदार्थ में चेंज होना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता चला? अवशोषित पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदलना स्वांगीकरण कहलाता है। शाकाहारी के अमाशय में रुमेन होता है। क्या होता है चला? जो 4 चैम्बर में बटा होता है या भोजन का प्राथमिक संग्राहक होता है। जैसे चला हमने कहा छोटी आंत में क्या होता है? विली, जो भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण। वैसे ही शाकाहारी के अमाशय में किसमें क्या पाया जाता है? रुमेन, जो कितने 4 चैम्बर में बटा होता है? जो 4 चैम्बर में बटा होता है, यही चला रुमेन, जो 4 चैम्बर में बटा होता है, जो प्राथमिक संग्रह करता है। अच्छा चला बात बताओ, तुमको ये भी क्वेश्चन पूछेगा भोजन का प्राथमिक संग्रह कौन करता है? अमाशय। भोजन का प्राथमिक संग्रह कौन करता है? अमाशय। लेकिन अगर कह देगा कि शाकाहारी के अमाशय में, अगर अमाशय नहीं रहेगा तो अमाशय कहीं भाग है रुमेन, अमाशय कहीं भाग क्या है? रुमेन। तो हम कहेंगे कि भोजन का प्राथमिक संग्रह कौन करता है? रुमेन। अंतिम उत्सर्जक कौन करता है? बढ़िया कौन? समझ में आ रहा है? लिख लो भोजन का प्राथमिक संग्रह, प्राथमिक संग्रह अमाशय या ब्रैकेट में लिख लो क्या? रुमेन करता है। ये क्लास 6:20 से स्टार्ट होती है। जब तक मेरा दिल करता है हम पढ़ा देते हैं। हो गया? पता चला खाना जो हम लोग खाते हैं ग्रसनी के बाद कहां जाता है? अमाशय में। कहां जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय में ये भाग कौन है? रुमेन। देखो विली हो गया, विली हुआ, विली हो गया, एल्वियोली हो गया, रुमेन हो गया। विली होता है छोटी आंत में, एल्वियोली होता है फेफड़ा में, और रुमेन होता है अमाशय में। रुमेन क्या होता है? अमाशय। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला, बताओ ये कुछ किया जीवा की कुछ किया? अगर अमीबा यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक? अमीबा यूकैरियोटिक है। अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक मतलब विकसित। क्या विकसित? विकसित। अमीबा जो है ये यूकैरियोटिक है। क्या है चला? यूकैरियोटिक है। अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक है। चला तुम्हारा 6-7 चल रहा है तो थोड़ा सा लेवल तुमको कम मिलेगा, कम क्या मिलेगा? सब उल्टे पुल्टा लाइन। और आगे जब जैसे तुम बढ़ोगे तुमको लेवल थोड़ा सा टफ मिलेगा। पढ़े? अब अमीबा के चलने वाले पदार्थ कृत्रिम पांव कहलाते हैं। कौन पांव कहलाते हैं? और अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंतर ग्रहण करता किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से होता है? क्लियर है ना? इस लाइन चला डायरेक्ट आपको पता होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सीधा कहां से होता है? कहां से? अब मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन और एमाइलेज। लिख लो मुख में जो एंजाइम है वो है टाइलिन, और कौन चला? एमाइलेज। मुख में जो एंजाइम है वो है टाइलिन और कौन? एमाइलेज। मुख में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन और क्या? एमाइलेज। अरे दोस्तों जिन लोगों का टेक्नीशियन का बैच है उसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, सोमवार से स्टार्ट होगा। क्लासरूम की दिक्कत है, क्लासरूम खाली नहीं है। हो गया? अगला कहता है प्रोटीन का पाचन कहां से होता है? अमाशय से। वसा का पाचन छोटी आंत से। वसा का पाचन छोटी आंत से। एक और देखो यहाँ पर वसा का पाचन किसे होता है? छोटी आंत से। अब यहाँ आज ही हम पढ़ा रहे थे तो हमको वहाँ दिखा भी चला, देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। टॉपली थर्मामीटर, टॉपली थर्मामीटर किसमें आता है? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में भी आता है, सेल्सियस में आता है, मुख्य रूप से किसमें आता है? फ़ारेनहाइट। तो तुम ये देखो टॉपली थर्मामीटर में ये क्वेश्चन क्या पूछता है? ये सबसे पहली बात तो ये ज्वर मापी है। क्या है ये? ज्वर मापी है। क्या मापी है चला? ज्वर मापी है। दूसरा इस पे लाल निशान जो होता है, कौन निशान? लाल निशान होता है 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोला हाँ। इसका अब चला इतना तो तुम जानता होगा। लाल निशान का होता है रेंज पूछता है। क्या पूछता है चला? रेंज यानी परास। परास मतलब प्राथमिक और अंतिम। तुम गौर से देखो कि 35 डिग्री सी से लेके 42 डिग्री सी और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री तक किसी किताब में नहीं, इवन मेरे किताब में भी नहीं, लेकिन हम अब तो ये सातों सारे अपनी किताब में ऐड करने वाले हैं, तब मेरी किताब में ये आ जाएगा। अगर तुमको डिग्री से देखो ये तो पता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री है? 37 डिग्री। कितना डिग्री है? या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इसका मिनिमम रेंज कहां से स्टार्ट होता है? 35 से। अब मैक्सिमम 42 डिग्री सी। फ़ारेनहाइट में कहोगे 94 से लेकर 108। परास इन डिग्री सी अगर कहोगे तो 35 डिग्री सी से लेकर कहां तक? 42 डिग्री सी। और अगर फ़ारेनहाइट में कहोगे तो ये हो जाएगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है? आज भी हम पढ़ाए हैं, मुझे लगता है 11 से 12 या बैच में 35 से 42 94 से 108। अब चला क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर चल जाएगा आउट ऑफ सिलेबस। हो गया? अरे वाह,
बीपीएससी टीचर के भाई, चला बीपीएससी टीचर का जो बैच दिए हैं, हम लोग भी बैच दिए तो बाद में ठगना पड़ा बच्चा। ठगना क्या पड़ा, बैच लिए टीआरई 1 टीआरई 2 में बैच नहीं दी। 2 में तो साफ ही नहीं दिया, 1 में बता दिया। 3 में सोचे कि अगस्त तक है टाइम, कैलेंडर दे दिया है, सोचे पढ़ा देंगे, हम अपने से सोचे पढ़ाएंगे साइंस। मार्च में फरवरी में शुरू किए, सोचे अगस्त तक है बढ़िया पढ़ाएंगे, 10 लाख किलोग्राम न्यूटन ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाए। लीवर पढ़ाए 5 लाख, जो लीवर 20 मिनट का पढ़ाने लगे। 15 क्लास जब ले लिया तो कहता है 15 दिन बाद परीक्षा है। सरकार बदल गई, 15 दिन बाद परीक्षा का नाम से। आप बताओ, चला 2 चैप्टर हम पढ़ाए 15 क्लास में, बीपीएससी चला, टीचर का एग्जाम में मोर देन वन ऑप्शन, एक से अधिक में से कोई नहीं वाला ऑप्शन, तो बड़ा चीज है। अब बच्चा कहता है 20 दिन में खत्म कीजिए, कथी कथी, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो। अब बताओ कैसे खत्म किया जाए। हमको लगा छुएंगे सब पन्ना, 4-5 घंटा लगे। अब कहता 12-14 घंटा खत्म कर, तो सब खत्म किया हम। लेकिन हमारा ऐसा लग रहा है कि मेरे पढ़ाने से हम पढ़ा दिया, आनी मुनी हमने जानी, खाली हाईलाइट करवा दिया, बच्चा वो में खुश है। लेकिन तैयारी का तरीका नहीं। अगर इसमें बच्चों को टाइम मिल जाता 3-4-5 महीना का, बच्चे अच्छे तैयारी करते तब वो टीचर बनते थे, वाला मामला था। अभी बताओ टीचर बनेगा की पढ़ाएगा। ये इंग्लिश वाले गुरुजी गए, छोड़ो क्या बात बोलना, हाईलाइट करवा दिया, मतलब फंसी हो जाएगा, वो फंस भी जाएगा, मास्टर बन जाएगा। अब हो जाएगा वहां स्कूल में जाकर हाईलाइट करवाएगा। जैसे हम नहीं पढ़ाई, ईमानदारी पता नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है साइंस का, हमें पता है कि कहां से बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, 80% क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। हम हाईलाइट करवा दिया, समझाएंगे, डायरेक्ट लिखना भैया मंदा की 2 मंदा की 2 मंदा की 2 मंदा की 2। अब कहना है रिएक्टर कहना है कि मारेगा मंदा की 2। अब वो जब मास्टर बनेगा क्या करेगा, मंदा की 2 मंदा की 2 मंदा की 2। ये चला, ये बहुत बड़ा समस्या है। और हम एकदम, हमको अंदर से पहली बार मेरे जीवन में अगर सबसे ज्यादा हमको अंदर से ग्लानि महसूस हुआ तो टीआरई 3.0 का बैच लेके। लेकिन उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन चला कभी भी रात में उठते हैं तो याद आता है कि बच्चा से पैसा लिया और उसको पढ़ाई नहीं। हम अंदर से ग्लानि महसूस, सब बच्चा को बोले मैं जो भी बच्चा मेरे पास पढ़ा है तुम फिर से टीआरई 4.0 के लिए वही फीस में पढ़ लो, उतने फीस। अगर फीस भी बहुत ज्यादा नहीं, 31 टका लिए। 51 में हम साइंस पढ़ाते हैं अकेले, 31 में वाले पेपर दिया, 15 दिया था, रीजनिंग का मैथ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सही टीचर बनाने के लिए आपको 1 साल उस टीचर को ट्रेन करना होगा। तुम लोग सिखा कितना मेहनत लगा नहीं लगा। एक बात बताओ, सब बच्चा जानता है 37 अब क्वेश्चन कहेगा तुमको बताओ का रेंज क्या है, 35 से 42 94 से 108, सही है ना। कहीं पर 98.6 भी देता है, कहीं 98.4 भी देता है। इसका ध्यान रखना, तुमको दोनों देता नहीं देगा तो ये होगा या तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देगा, ये मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान भी है। और यहीं पर लाल निशान भी लगा हुआ होता। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी थर्मामीटर से नापना हो तो वर्टिकल स्टेज में नापना, सुला के लोग बैठ लगा लेता है। जब भी थर्मामीटर लगाने का तरीका है, थर्मामीटर खड़ी अवस्था में होना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा थर्मामीटर, वही पहली पूछो को लगा दी थर्मामीटर, अब कहेगा बताओ थर्मामीटर बैठा के लगाना चाहिए सुला के। थर्मामीटर की सही माप के लिए कैसा रखा जाता है ऊर्ध्वाधर, कैसा रहता है, चलिए ऊर्ध्वाधर रहेगा तो चढ़ेगा, आई ऐसा रहेगा कि चढ़ेगा कैसे, तो किसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो चढ़ने नहीं देगा। जब भी थर्मामीटर का उपयोग करें कैसे, खड़ी अवस्था। अगर मेरे किताब में नहीं जाओगे तो मेरे किताब में हम लिख दिया मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सी है, जिसका फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब हम अपनी किताब में याद करेंगे थर्मामीटर की सही माप किस अवस्था में रखी जाएगी, ऊर्ध्वाधर में रखा जाएगा। उसका रेंज क्या होगा, 35 से 42 या 94 से 108, ये ऑलरेडी किताब में है। अब देखो वह प्रक्रम, देखो एक बात तो पता होगा चला, ये होता है क्वेश्चन बड़ा अटपट तरीके से देता है। जब क्वेश्चन बनाओगे तो पता चलेगा अणुओं के संगठन के कारण, अणुओं का संगठन का मतलब होता है आणविक गति, वर्ड बदल देगा, मामला गड़बड़ा देगा। एक होता है ऊष्मा संचरण की विधि है, और समझिएगा ऊष्मा संचरण की विधि है कौन कौन, चालन, हम दुए को बात करते हैं, चालन पर आएगा, संवहन पर। विकिरण तो सब जानता है, सुई की ऊष्मा का तक पहुंचना, बोलवे नहीं करेगा। तो चालन की अगर बात करें, किसकी बात करें, चला चालन ऊष्मा संचरण की 2 विधि है, चालन समाना, तीसरा भी है विकिरण। चालन हो गया, चला लोहा का गर्म करना, किसका गर्म करना, लोहा का गर्म करना, एक दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवें को पांचवा, छठे को। बोलो हां। आप ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि है जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। एक अणु दूसरे अणु को, दूसरा अणु तीसरे अणु को, तीसरा अणु चौथे अणु को गर्म करता है, ये अणु ऊपर जाता है। देखो बढ़िया से, इसमें आणविक गति नहीं होती है। आणविक गति होती है क्या, आणविक गति नहीं होती है। एक दूसरे को गर्म करता है, दूसरा तीसरे को, इसमें ये अणु ऊपर जाता है। इसको कभी-कभी हम कहते हैं इसमें आणविक गति होता है, उसके कारण ऊष्मा का संचरण, इसी को कहते हैं आणविक संगठन। इसमें वर्ड बदल देता है, इसको कहते हैं चला हम लोग आणविक संगठन के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। किसमें, संवहन में। इसको चला से घेर लो, आणविक संगठन के कारण ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है कौन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा। आणविक संगठन, संगठन का मतलब यहाँ ट्रांसमिशन है, संगठन का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन है। हाँ हेलो, हाँ हाँ, आणविक संगठन, आणविक संगठन मतलब अणुओं का क्या, ट्रांसमिशन। बोलेंगे तो कहता है चला, लिख लिया, लिखा कि नहीं, लिख लिए, अरे लिखे। आणविक संगठन मतलब अणुओं का क्या, ट्रांसमिशन। कहता है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, क्या कहलाता है, चालन। कहता है अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है, तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समझ। इसी को अणुओं की गति को आणविक संगठन या आणविक ट्रांसमिशन कहते हैं। आणविक ट्रांसमिशन चालन की संवहन, क्या संवहन कहलाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द कहां से हुआ है, एसिड से हुआ है। और कभी-कभी चला देता है पीएच का नाम सुने हो, पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज, लिख लो पोटेंज। एच बोले तो हाइड्रोजन, इसको हम लोग पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पीएच बोले तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अगर पोटेंज नहीं रहेगा तो सेकंड ऑप्शन मानना पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन पी कहेगा किस लेटिन शब्द से आया है तो कहेंगे क्या, पोटेंज। एसिड कहां से आया है, एसिड से। एसिड कहां से आया है, आप कहेगा केमिस्ट्री किस शब्द से आया है, केमी से। केमिस्ट्री जो है किससे आया है, केमी नाम की मिट्टी से आया। हेलो सर, मुझे मेरे एक्स के बारे में पूछना था कि मैं ही उसके बारे में सोचती रहती 3 साल से साथ थे। एनर्जी है उनकी आपके लिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर। योर फर्स्ट चैट इज फ्री। PW सेट इज बैक। फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट आ चुका है फॉर क्लास 8, 9,